गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे कि अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज को हल करते समय, सॉल्व करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अपठित, जैसा कि इसके शब्द से ही स्पष्ट है, जो कभी ना पढ़ा। अ प्लस पठित, जो कभी पहले ना पढ़ा गया हो। अर्थात अपठित गद्यांश वे गद्यांश हैं जिनको विद्यार्थियों ने पहले कभी अपनी पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ा। अपठित आप देखते हैं कि क्लास 4th 5th से या उससे पहले से आप देखते हैं कि पेपर में अपठित गद्यांश जरूर आता है, चाहे इंग्लिश में, चाहे हिंदी में, चाहे संस्कृत में। तो इसका उद्देश्य क्या होता है अपठित देने का? इसके द्वारा हमको विद्यार्थियों की भाषा के प्रति जानकारी का ज्ञान हो जाता है कि बच्चे को भाषा की कितनी जानकारी। अर्थात अपठित गद्यांश से छात्र या छात्रा की अभिव्यक्ति की क्षमता का ज्ञान हो जाता है। अब विशेष ध्यान देने योग्य बात क्या है? अपठित गद्यांश हल करते समय हमको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रायः हम अपठित गद्यांश में गलतियां कर देते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है कि जो भी हमको पैसेज दिया गया है, जो हमको गद्यांश दिया गया है, जितने भी शब्दों का गद्यांश दिया गया है, उनका 1-2 बार मन ही मन में वाचन करना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। एक बार में नहीं समझ में आ रहा, 2 बार में नहीं, 3 बार में। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं, बहुत होते हैं 15 मिनट, तथा उसको समझने का प्रयास करना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। इधर उधर ध्यान न दे करके हमको अपने पैसेज को, अपने गद्यांश को बार बार पढ़ना चाहिए, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इसमें क्या कहा गया है। पहला तो हो गया कि पढ़ें हम ध्यानपूर्वक। दूसरा है कि प्रश्नों को अलग अलग पढ़ें। गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं उनको अलग अलग पढ़ें, और प्रत्येक प्रश्न के जो संभावित उत्तर हैं, जो उत्तर उसके हम लिखने वाले हैं, उसको उस अवतरण में, उस गद्य खंड में रेखांकित करें, अंडरलाइन करें, ताकि हमको आंसर लिखते समय फिर से न ढूंढना पड़े कि हमने कौन सा आंसर ढूंढ के रखा है। उसको ढूंढने के लिए हमको प्रयास न करना पड़े, क्योंकि इतना समय नहीं होता कि आप बार बार पढ़ें और बार बार उत्तर ढूंढ कर निकालें। तो संभावित उत्तरों को रेखांकित करना चाहिए। तीसरी बात ध्यान रखने की क्या है? जब प्रश्नों के उत्तर लिखना प्रारंभ करें, तब लेखक द्वारा कही गई बात को सरल एवं स्पष्ट भाषा में छोटे छोटे वाक्यों में व्यक्त करें। ये जरूरी नहीं कि आपको बड़ा सा पैसेज का आंसर को बड़े बड़े आंसर लिखते हैं। जब भी हम उत्तर को लिखें तो बिल्कुल सरल भाषा में, कोई क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। जिसके बहुत क्लिष्ट भाषा जब हम प्रयोग करते हैं तो हम अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पाते, दूसरे हमसे वर्तनी गलत हो जाती है, स्पेलिंग्स रॉन्ग हो जाती है। तो छोटे छोटे भाषा शब्दों में व्यक्त करें, छोटे छोटे वाक्यों में व्यक्त करें, सरल हो हमारी भाषा, स्पष्ट भाषा। चौथा पॉइंट है कि जो भी कहना हो, जो भी उत्तर हमें देना हो, हम क्या देखेंगे कि प्रश्नों के अंकों के हिसाब से उत्तर देना है। कोई प्रश्न 1 नंबर का है तो उसके हिसाब से उत्तर देना है, कोई प्रश्न 2 नंबर का है तो उसके हिसाब से उत्तर देना है। ये नहीं कि छोटा, अगर हमने आपको समझाया कि छोटे छोटे वाक्यों में उत्तर अपने अभिव्यक्ति करें, प्रश्नों का उत्तर दें, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 नंबर के प्रश्न में आप 1-2 शब्द लिख दें, उसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो जो अंक दिए हुए हैं, प्रश्नों के अंक दिए गए हैं, उसके हिसाब से हमको उत्तर देना है। और सबसे महत्वपूर्ण है शीर्षक। शीर्षक में आप लोग क्या गलती करते हैं? पूरी लाइन का शीर्षक लिख देते हैं। शीर्षक आप समझ नहीं पाते कि हमको शीर्षक लिखना क्या है। शीर्षक छोटा होना चाहिए, गद्यांश से संबंधित होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए। शीर्षक को पढ़कर आप जब आप अपनी बुक पढ़ते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी विषय हो, तो शीर्षक टाइटल पढ़कर हम समझ जाते हैं कि हम पाठ में क्या पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए कि हमारा शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो गद्यांश से रिलेटेड होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए, और छोटे से छोटे शब्दों में अपनी बात पता होनी चाहिए कि छोटे से छोटे शब्दों में हमको टाइटल लिखना है, शीर्षक लिखना है,
और शीर्षक की खासियत क्या है कि शीर्षक आकर्षक भी होना चाहिए और गद्यांश से संबंधित होना चाहिए। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी कि कैसे हमको अनसीन पैसेज के आंसर लिखते समय या पठित गद्यांश के उत्तर लिखते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए।